अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सऊदी वीज़ा स्टैंपिंग फुल प्रोसेस के बारे में। जो लोग सऊदी का न्यू वीज़ा लेना चाहते हैं, सबसे अच्छा और बेस्ट कंसल्टेंसी कहां से है जो कि कम पैसे में आ सके। जो लोग सऊदी आ जाते हैं उन लोगों का सवाल है कि कफिल या काम पसंद नहीं है, वो लोग किस तरह से अपने देश जा सकते हैं बगैर कफिल या कंपनी का। जब भी छुट्टी मांगो तो वो पैसे का डिमांड करते हैं। ऐसे बहुत सी डिटेल है आज की इस वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करूंगा, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करें और दोस्तों में भी शेयर करें। सऊदी का वीजा लेने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, जो आपका रिश्तेदार यार दोस्त है, आप उसे बोलेंगे तो वो कफिल या कंपनी से बात करके आपका वीजा इशू करा देगा, और वीजा नाम से नहीं होता है। वीजा जब आपका इशू हो जाएगा तो इंडिया में आपका गम का मेडिकल होगा। गम का मेडिकल का आप अपॉइंटमेंट लेंगे, $10 का फीस है। उसके बाद आप सेंटर में जा करके आप गम का मेडिकल कराएंगे, 5,500 उसका चार्ज है। और उसके बाद जो यहाँ का वीजा का कॉपी है वो इंडिया सेंड कर दिया जाता है। जो इंडिया सेंड होता है यहाँ से वकाला किया जाता है इस ऑफिस से, जो इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके लाइसेंस पे। तो इंडिया में जिसका भी आप कार्ड देते हैं वहाँ वीज़ा भेज दिया जाता है। उसके पास आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो, और उसके बाद जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा, आधार कार्ड को कॉपी वगैरह मांगेगा तो आप उसे सबमिट करेंगे, और गम का मेडिकल का जब सबमिट करेंगे तो वो वीज़ा स्टैंपिंग के लिए भेजेगा, और वीज़ा स्टैंपिंग 10 दिन के अंदर होके आ जाता है। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो आप टिकट लेकर के डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। अगर ECR पासपोर्ट है तो वो मैनुअली इमिग्रेशन के लिए उस फॉर्म को भरा जाता है POE के साइट पे। जब इमिग्रेशन के लिए भरा जाएगा तो वो 5 दिन से लेकर के 20 दिन के अंदर इमिग्रेशन आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप आ सकते हैं। अगर आप किसी भी इंडिया में कंसल्टेंसी या किसी एजेंट से आप वीज़ा लेते हैं तो सबसे पहला नंबर आप उसे CV देंगे, और जो आपका पासपोर्ट की कॉपी है और लाइसेंस की कॉपी है आप उसे देंगे अगर आप ड्राइविंग के लिए आ रहे हैं तो। और देने के बाद आपको एक छोटा सा वीडियो मांगा जाएगा कि आप गाड़ी चला पाते हैं या नहीं चला पाते। उस वीडियो से ये जाहिर होता है कि आपका हाथ पैर सही सलामत है, आप चल सकते हो, गाड़ी में बैठ करके आप गाड़ी चला सकते हो, उस चीज़ को देखने के लिए। उसके बाद वो डन किया जाता है कि हाँ मुझे आदमी पसंद है, तो उसका वीज़ा आपको दे दिया जाता है। और जैसे ही उस कंसल्टेंसी के पास वो डन होगा कि हाँ इस वर्कर का रिक्वायरमेंट है, ये बंदा डन है, इसी को चाहिए, तो फिर वो आपको कहेगा कि आप गम का मेडिकल कराओ। और जब आप गम का मेडिकल कराएंगे तो गम का मेडिकल की कॉपी और पासपोर्ट की और वाइट बैकग्राउंड फोटो, जितने भी पैसे का डिमांड होगा उसमें से आपको करीब 20% या 25% वो आपसे चार्ज लेगा, और वीज़ा स्टैंपिंग के लिए जाएगा। जब वीज़ा स्टैंप होकर के आ जाएगा तो फिर आपको बुलाएगा तो आप टोटल पैसा दो और पासपोर्ट और टिकट ले जाओ और एग्रीमेंट साइन कर जाओ। और एग्रीमेंट जब आप साइन करेंगे उसके बाद आप इस कंट्री में आएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, जो भी आपका कंसल्टेंसी है वो आपको फाइल बना के दे देगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है या कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप किसी यार दोस्त से लेते हैं फिर जाके आपको पूछना पड़ता है। अगर आप कहीं भी कंसल्टेंसी से लेते हैं तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपकी सैलरी का एग्रीमेंट है वो लेकर के जब आप सऊदी आएंगे, सऊदी आने के बाद आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए। अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के बंदे टैक्सी वाला, आप उसे वो नंबर देंगे तो वो उनसे बात करेगा, इसका वो कोई चार्ज नहीं लेगा। अगर वो आया होगा तो ठीक है, नहीं तो उस टैक्सी वाले को लोकेशन देगा कि इस लोकेशन पे लेकर के आ जाओ। जो पैसा होगा टैक्सी वाले का वो पे कर देगा। उसके बाद आपको फिर एक बेड मिल जाएगा, उसके बाद गद्दे जो भी है या फॉर्मेलिटी वो आपको मिल जाएगा, फिर आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप आ सकते हैं। और आने के बाद फिर आप लोगों का सवाल होता है कि मन नहीं लग रहा है, या काम पसंद नहीं है, या कफिल पसंद नहीं है। तो आने के बाद जो आसपास में बंदे हैं ना वो भड़काने शुरू कर देते हैं, ये कफिल अच्छा नहीं है, ये कंपनी अच्छा नहीं है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। अगर उनसे आप पूछो तो वो कहेगा मैं 10 साल से हूँ, 5 साल से हूँ। अगर उनके साथ प्रॉब्लम है तो वो क्यों नहीं भागा। तो आप पुराने दिन को याद करके आप यहाँ पे काम करो और आप अपने काम पे फोकस रखो। कभी भी आसपास वाले बंदे से ज़्यादा ताल्लुक मत रखो, तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप किसी भी कंपनी में काम के लिए आता हूँ और आने के बाद आप लोगों का सवाल होता है कि कफिल या काम पसंद नहीं है तो मैं किस तरह अपने देश जा सकता हूँ, तो आप जा सकते हो। अगर आपका 90 दिन तक आपका इकामा नहीं बनता है तो आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसमें कफिल कंपनी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर इकामा बन जाता है, जिस काम को बोला, अगर उस काम को आपको नहीं दिया जाता है तो आप उसे बोल सकते हैं। अगर नहीं मानता है तो आप एम्बेसी जा करके आउट पास कभी भी ले सकते हैं, आउट पास आपको मिल जाएगा। बट एक बात का ध्यान रहे, आपके ऊपर 3 साल या 5 साल का बैन लगेगा, इस बीच में आप नहीं आ सकते। अगर कफिल या कंपनी आपको फाइनल लगाता है चाहे इकामा बनने से पहले भी, तो आप 2 दिन पहले भी, जाने के बाद 2 दिन बाद भी आप नया वीज़ा लेकर के इस कंट्री में आ सकते हैं।
इनमें आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि इंडिया में हमें वीज़ा कहाँ से लेना चाहिए। जो गांव में या आसपास में जो भी एजेंट होता है ना, वो 80,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का डिमांड करता है कि इतने पैसे दो तो मैं आपको वीज़ा दूंगा, क्योंकि उसका कनेक्ट होता है मेन ऑफिस से। तो आप लोग मेन ऑफिस में जाओ। दिल्ली में बहुत से ऑफिस है, मुंबई में ऑफिस है। कौन कौन से ऑफिस है इसका लिस्ट आप लोगों को सामने डिस्प्ले पे देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इन ऑफिस को आप सर्च मारें, इनका पूरा डिटेल मिल जाएगा। इस ऑफिस में आप विजिट करें, इसमें कोई धोखेधारी नहीं होता। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा 65,000 रुपये ये ऑफिस का चार्ज होता है। बाकी जो ऊपर का पैसा होता है वो पूरा एजेंट के जेब में जाता है। तो आप इस ऑफिस से काम करा करके आए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और जो बड़ा बड़ा कंसल्टेंसी है, जो बड़ी ऑफिस है या जो बड़ा यहाँ पे कंपनी है, वो ज़्यादातर उस जगह पे देता है, लोकल किसी भी एजेंट को नहीं देता है। इनमें आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि मैं सऊदी काम के लिए आना चाहता हूँ, कंपनी में आऊँ या डोमेस्टिक वर्कर में आऊँ। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में आते हो तो ये भी अपने जगह सही है और कंपनी भी अपने जगह सही है। हर किसी का अपना अपना एक तरीका है। अगर डोमेस्टिक में आते हैं तो इनमें आपका बहुत से नुकसान है तो फ़ायदा ये है कि काम थोड़ा बहुत आराम आपको मिलेगा। आप डोमेस्टिक में चाहे 5 साल काम करो या चाहे 10 साल काम करो, आपको कोई एंड ऑफ सर्विस नहीं मिलेगा। फाइनल जाते वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपको 5,000 10,000 रियाल मिल जाएगा। अगर आपको 100-200 मिल जाए तो ये शुक्रिया है। अगर आप कंपनी में आते हैं तो आपकी ड्यूटी बिल्कुल फिक्स होगी, 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी, उसके बाद आराम, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी, एंड ऑफ सर्विस, बोनस, सब कुछ। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो इलाज वगैरह भी है। और डोमेस्टिक वर्कर में 90% कफिल ऐसे हैं कि इलाज का पैसा नहीं देता है। जो आपकी सैलरी 1200-1500 होती है, उसी में आपको इलाज भी करना, खाना भी खाना, नेट भी चलाना। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप लोगों के इनके ऊपर बहुत से डिमांड था, मुझे लगा कि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अगर आप लोगों को और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।